अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। तमाम पाकिस्तानियों की नजरें पंजाब के लाहौर से अब हट के सिंध के कराची की तरफ हैं, जहां पे तकरीबन 7 साल बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी हम 15 जनवरी को तकरीबन 9,000 उम्मीदवार कैंडिडेट्स जो हैं वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 84 लाख वोटर हैं और 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, अभी भी इसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, चमागोइयाँ हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो सिंध हुकूमत के उस नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, जिसमें सिंध हुकूमत ने जो हल्का बंदियाँ थी उनको मनसूख कर दिया था। और अब सिंध हुकूमत भी कह रही है कि इलेक्शन तो होंगे, बज़ाहिर इलेक्शन होंगे, मगर कराची के अंदर हाल ही में एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़ों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं और वो सब के सब एहतजाज कर रहे हैं इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के खिलाफ। बल्कि एक दिन पहले तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो बॉयकॉट करेंगे, ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि इलेक्शन होने नहीं देंगे। मगर अब लगता है कि कराची में इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि सिंध में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन का दूसरा मरहला था, अब वो बाकायदा तौर पर उसका 15 जनवरी को इनेकाद हो जाएगा। इसी वाले से बात करने के लिए हमने किसी और को नहीं, किसी दूर के सहाफ़ी को नहीं, बल्कि कराची में ही तकरीबन 10 साल सहाफ़त करने वाले रोहान अहमद को आज अपना मेहमान बनाया है। रोहान, बहुत शुक्रिया। रोहान उर्दू न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और 28 साल से ये खुद कराची गुलशनाबाद के रिहायशी भी हैं। तो रोहान अहमद, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बताएं कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ धड़े फिर से इकट्ठे हो गए हैं। क्या ये वही मुत्तहिदा है जिसके एक इशारे से सड़कें वीरान हो जाती थी और इलेक्शंस का बाइकआउट हो जाता था? तो अब 15 जनवरी को क्या ये धड़े ऐसा कुछ कर सकेंगे कि लोग इलेक्शन के लिए बाहर ना निकलें? आप कैसे देख रहे हैं 15 जनवरी की सूरत हाल को? देखिए, 15 जनवरी की सूरत हाल की अगर बात है तो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि इलेक्शन होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने भी खुद अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अभी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दोनों के इजलास जारी हैं। पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे। सिंध गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट भी पीछे हट गई है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का इजलास चल रहा है, वहाँ पर फैसला होना है। एमक्यूएम उस इजलास का इंतजार कर रही है। उसका जो भी फैसला होगा, कल एमक्यूएम ने एक मीटिंग बुलाई हुई कारकुनान की, जहाँ पर अनीस कायम खानी जो है वो खिताब करेंगे और वहाँ पर ये बड़ा कभी इम्कान है कि एमक्यूएम बाइकआउट का ऐलान कर दे। और आपने बात की कि बाइकआउट का फर्क होगा कि नहीं पड़ेगा, तो देखें ये एमक्यूएम मुत्तहद जरूर हो गई है, लेकिन एमक्यूएम की जो बाइंडिंग फोर्स पिछली 4 दहाइयों से हुआ करती थी वो था अल्ताफ हुसैन। वो अब पाकिस्तान की सियासत से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बिल्कुल माइनस हो गए हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर लोगों को घरों तक महदूद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वो भी ऐसे वक्त में जब पीटीआई, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और टीएलपी ये वो जमातें हैं जिन्होंने कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन के माइनस होने के बाद अपनी एक वोट बैंक बनाया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम के बाइकआउट का कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो दीगर जमातों के कारकुनान हैं जो बड़े एक्टिव रहते हैं, खासतौर पर जमात इस्लामी और पीटीआई के लोग, वो तो जरूर बाहर निकलेंगे। तो मगर अल्ताफ हुसैन की तरफ से भी तो ऐलान किया गया है ना कि इन इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए, तो फिर अल्ताफ हुसैन के ऐलान का भी कोई असर होगा? बाइकआउट की तरफ लोग जाएंगे कि नहीं? अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट का असर बिल्कुल होगा, लेकिन वो कुछ इलाकों तक महदूद होगा, जो मेरा जाती ख्याल है। उनमें इलाके कौन कौन से अगर मैं बताता चलूँ आपको, तो लांडी का इलाका है, कोरंगी का इलाका है, मलीर के शाह फैसल कॉलोनी के कुछ इलाके हैं, लियाकताबाद का इलाका है, नादाबाद कुछ इलाके हैं। यहाँ ये वो इलाके हैं जहाँ पर अल्ताफ हुसैन की बाइकआउट का असर पड़ता है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था, जब वो इकबाल मोहम्मद अली एमक्यूएम के एमएनए जो इंतकाल कर गए थे, उसके बाद इलेक्शन हुआ था, तो वो सीट एमक्यूएम सिर्फ और सिर्फ 65 वोटों से टीएलपी से जीती थी। और उस इलाके के अंदर, चूंकि उस वक्त में कराची में मौजूद था, छुट्टियों पर गया हुआ था, इलाके में मौजूद था और मेरा भाई हल्का भी, तो मैंने वहाँ देखा कि एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन के बैकआउट के बाद वाकई जब लोगों से मैंने पूछा कि आप वोट डालने क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई ने मना किया है। तो जो कराची के पुराने इलाके हैं वहाँ पर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले जरूर हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी मद्देनजर रखती है कि अल्ताफ हुसैन चूंकि 3 दहाइयों से ज्यादा, तकरीबन 3 दहाइयों से बाहर हैं, नई जनरेशन जो है वो अल्ताफ हुसैन को ना देखा है ना जानती है। तो पुराने वोटर्स एमक्यूएम के जो है वहां तक उनका बैकआउट की अपील हो तो हो, नए वोटर्स से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ उनका असर पड़ेगा। अब देखें, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का भी इजलास जारी है, एमक्यूएम भी अभी इजलास जारी है, वो पीपल पार्टी के इजलास के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी पीपल पार्टी ऐसा कौन सा फैसला नया कर सकती है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बरखिलाफ चली जाए? क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो पाबंद है आइन के तहत कि इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करे, और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे।
तो अब क्या सूरत हाल है, मजीद क्या इंतजार हो रहा है पीपल्स पार्टी के इजलास से? उनकी बस ये कंसल्टेशन ही चल रही है कि एमक्यूएम को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि एमक्यूएम और यहाँ पर नून लीग का भी फिर मसला ये है कि सिंध में जो भी होता है उसकी जमानती नून लीग बनी हुई है। एमक्यूएम को मुतालबा आया कि लिमिटेशन खराब थी, हल्का बंदी है, इनको ठीक कराया जाए। और अगर वो खराब होती हैं तो कल हमने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तमाम दलों की एक साथ, तो फारूक सत्तार ने वहाँ ये कहा कि मेरा मशवरा तो ये है कि आप वफाकी हुकूमत से बेला हट जाएं। तो एक प्रेशर उनके पास ये भी है कि एमक्यूएम को इतना नाराज भी नहीं करना कि वो फेडरल गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं और यहाँ इस हुकूमत का धरन तख्ता हो जाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक इजलास के नाम पर या किसी भी नाम पर एमक्यूएम को बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन एमक्यूएम फिलहाल इस बात पे कायम है कि अगर ये इलेक्शन होते हैं ऐसी हल्का बंदी में तो हम कल बैकआउट का ऐलान कर देंगे। अब ये बताएं कि फौज की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, वो सरहदों पे मसरूफ़ है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। तो इस ऐलान से लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल कराची में और दूसरे इलाकों में पैदा हो सकती है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो हम पहले देखा करते थे, आज से 22 अगस्त 2016 से पहले, जब अल्ताफ हुसैन का फैक्टर यहाँ पर था बड़ा एक्टिव, उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर तो खराब अब नहीं होगा, क्योंकि रेंजर्स वहाँ पर तैनात है। फौज भले से खुद वहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं होगी, लेकिन रेंजर्स बहरहाल वहाँ पर होगी, और रेंजर्स काफी सालों से वहाँ पर एक्टिव है और रेंजर्स का एक डर मौजूद है लोगों के अंदर। तो बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब नहीं होगी। लेकिन कुछ इलाके हैं जैसे कि लांडी कोरंगी में हमने इस दफा भी देखा कि वहाँ टीएलपी और पीएसपी भी आपस में लड़ गए थे, या मलीर में हमने देखा जब बाई इलेक्शन हुए तो वहाँ पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में लड़ गए थे। तो बड़े पैमाने पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने की मुझे नहीं लगता कि कोई खदशात हैं, लेकिन बहरहाल छोटे मोटे वाक़यात वहाँ पर हो सकते हैं। रेंजर्स के लोग तो पोलिंग स्टेशन पे तैनात होंगे, क्या जो पुलिस के लोग हैं या जो सिंध हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन क्या इतनी इस्तात रखते हैं ये लोग कि जो लोग वोट डालने के लिए बाहर आना चाहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? तो आप समझते हैं कि लोगों को बाहर आने से भी मुत्तहिदा के ये कुछ धड़े जो है उनको रोक सकते हैं, या कोई ऐसी रुकावट वोटरों के लिए पैदा हो सकती है? एमकेएम के बारे में जो मशहूर था, जो बात देखी जाती थी, वो ये थी कि जब बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था शहर में तो लोग घरों में वापस जाते थे। लेकिन पिछले 6-8 सालों में हमने ये ट्रेंड देखा कि कराची में वायलेंस कम हुआ है, और उस वायलेंस के नतीजे में हमने देखा कि जब 2018 के इंतखाबात हुए तो जो एमकेएम के मुखालिफ वोटर्स थे वो अपनी मर्जी से जाके हमें वोट्स देते हुए नजर आए। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एमकेएम के पास फिलहाल वो वायलेंस जिसकी हम बात करते हैं वो वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है कि रोके। तो मेरे ख्याल से जो दीगर जमातें हैं, खासतौर पर जमात इस्लामी और पीटीआई, क्योंकि इनका सपोर्टर कराची में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है, इनको रोकना तो किसी भी सूरत में आसान नहीं है। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब एहतजाज चल रहे थे, पीटीआई ने अनाउंस किया हुआ था, तो खासतौर पर पीटीआई के लोग जो है वो शारा फैसल पे जाके बैठते भी थे। वो शारा फैसल जो कि आपको एयरपोर्ट लेके जाती है और वहाँ पर बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं है कि आप वहाँ पर धरने या जल से जूस कर सकें, उन्होंने वहाँ पर भी किए, पीटीआई भी मारे भी खाई। तो मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में कराची में जो पीटीआई का सपोर्टर है वो बड़ा एक्टिव है। इसी तरह से जमात इस्लामी का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वो अपने ग्राउंड पर कायम रहते हैं, तो वो तो लोग निकलेंगे। वायलेंस होगा तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने तो ये धैर्य कर रखा है कि हमने जाके अपने लोगों को जितवाना है, तो वो करेंगे, क्योंकि एक वेव चली हुई है अभी। तो अगर वायलेंस होता है तो इसके नतीजे में हो सकता है इलेक्शन कमीशन को भी कोई हंगामी इकदाम लेने पड़े, तो क्या ये मुमकिन है कि पोलिंग वाले दिन इलेक्शंस मनसूख किए जा सकें, रोके जा सकें? इस तरह की कोई चीज़ भी मुमकिन हो सकती है कराची में? ऐसा कई मरतबा हुआ है। मुमकिन ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पर 2, 4, 5 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो रोक दिया जाए वोटिंग का अमल। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे कराची में एक साथ जो है वो इतना बड़ा कोई वायलेंट इंसिडेंट हो जाए, वायलेंस बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए कि तमाम जगह पर वो रोक दिया। मैंने नहीं ख्याल कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उस दिन रोका जाएगा। आपने कहा कि कराची में पीटीआई के और जमात इस्लामी के जो वर्कर हैं वो बहुत ही मुतहरक हैं, एक्टिव हैं, तो एमक्यूएम के वर्कर मुतहरक या एक्टिव नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम के वर्कर्स मुतहरक उस तरह से नहीं है जिस तरह से आज से कुछ साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि एमक्यूएम एक तो धड़ों में तकसीम रही है और फिर एमक्यूएम के धड़े में जो है वो तकसीम हो गए। जैसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडर फारूक सत्तार हुआ करते थे, कुछ अरसे बाद जाकर उनका और उनकी पार्टी के लोगों का इख्तलाफात सामने आया और फारूक सत्तार अपना एक छोटा सा ग्रुप लेके अलग हो गए, तो तंजीमी बहाली कमेटी उसका नाम दिया गया, मुस्तफ़ा कमाल अलग थे। तो ये तमाम जो इनकी जो पूरी मशीनरी है वर्कर्स की वो मुख्तलिफ दलों में डिवाइडेड थी, तो वो उतने मुताबिक नहीं थे। अब उन्होंने कल ऐलान किया है, क्या कहते हैं, दोबारा से यूनिफिकेशन का। सिर्फ 3 दिन बाद इलेक्शन है, तो 3 दिन के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो सारे वर्कर्स तमाम धड़ों के जो आपस में लड़ा करते थे अब तक, पिछले परसों तक, वो आपस में जेल इन हो जाएं।
तो मेरा जाती ख्याल ये है कि एमक्यूएम का वर्कर मुतर्रिक है, लेकिन वो उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितने वर्कर्स दीगर पार्टियों के हैं। 2018 में ये इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई को जिताया गया, 14 सीटें उसकी झोली में डाली गई, जो 10 सीटें थी और 4 मखसूस सीटें। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई 2018 के इलेक्शंस में। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और क्या आप समझते हैं कि अब सूरत हाल जबकि बदल गई है तो कोई रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो सकती है? देखें, जिस वक्त ये इलेक्शन हुए हैं उसके फौरन बाद ही जो है वो एमक्यूएम की जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से, दीगर जमातों की जानिब से ये कहा गया था कि ये इंजीनियरिंग का नतीजा है कि पीटीआई को 14 जमातें जितवाई गई हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 14 की 14 जमातें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा थी तो ये गलत इसलिए होगा क्योंकि उससे पहले 2013 के इंतखाबात भी हमने देखे थे, और उस वक्त मैं खुद यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म था, और जब उस वक्त आप भी यूथ में शामिल होते थे? जी, मैं उस वक्त यूथ में शामिल होता था और मैं यूनिवर्सिटी में था। जब 2011 में इमरान खान ने एंट्री मारी बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, कराची के अंदर उन्होंने बड़ा जलसा किया, तो उस वक्त हमें नजर आता था कि जो नई जनरेशन थी वहाँ की, जो हमारे क्लास फेलोज थे या दीगर अफराद थे, वो बड़ा उनमें एक वो दिखता था, बड़े मुताबिक हो गए थे कि चूंकि उन्होंने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी के अलावा कोई जमात देखी ही नहीं थी और वो इनसे खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि एक चौथा ऑप्शन हमारे पास है, हम उसकी तरफ जाते हैं। 2013 के अंदर भी पीटीआई था, और 2013 के अंदर भी हमने देखा कि मुझे याद है कि मैं एज ए रिपोर्टर उस पर काम कर रहा था। अजीदाबाद की सीट जो थी एमक्यूएम की, जहां पर 9-0 आ गया, और 9-0 वो है जिसको एमक्यूएम के कारकुनान अपना किबला कहते हैं, ठीक है। उस सीट पे 50,000 से ज्यादा तकरीबन वोट पीटीआई को पड़ गए थे, और उसके बाद एमक्यूएम के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 2013 में अभी हम बाल बचे हैं, इस दफा 50,000 वोट पड़े, अगली मरतबा ऐसा ना हो कि हमारी हाथ से सीट चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि तमाम सीटें जो है वो इंजीनियरिंग के जरिए दिलवाई गई थी। कितनी सीटें थी इंजीनियरिंग के जरिए जो? अब ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी तकरीबन 3 सीटें हैं जिनके बारे में मैं ये अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ कि जिनमें शायद कुछ आगे पीछे हुआ था। कुछ आगे पीछे हुआ? कुछ आगे पीछे होता। बड़ा एक अच्छा वाकया कि आरडीएस बैठ गया था, और मैं उस वक्त एक निजी इदारे का काम कर रहा था, तो रात को तकरीबन 2:30 बजे मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि आप जाएं देख के आए कि बाहर हो क्या रहा है। तो एक स्कूल में एक पोलिंग स्टेशन था, मैं वहां पर गया, तो मैंने कहा मैंने अंदर जाके देखना है क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि काउंटिंग चल रही है। मैंने कहा पोलिंग एजेंट्स कहाँ है, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स का होना लाजमी हर पार्टी के। उन्होंने कहा वो खाना खाने गए। मैंने उनको कहा कि ये कैसी काउंटिंग है, पोलिंग एजेंट्स ही मौजूद नहीं है। उसके बाद चूंकि कुछ पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे, उनमें से एक आध मुझे जानता भी था, जाहिर सी बात है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे खुल के जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दिन भर जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वोटिंग को डिले किया गया, अब आखिर में कुछ बैलेट पेपर्स बच गए हैं। उन्होंने मुझे ये बात खत्म की थी, तो बाकी का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। इंजीनियरिंग तो आपको पता है बेचारे पुलिस वाले तो नहीं करते ना? नहीं, वो नहीं करते। वो इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद था अंदर उनके मुताबिक, और वो लोग। ये तो आप बात करें ना पोलिंग वाले दिन की इंजीनियरिंग की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो 2018 में इंजीनियरिंग हुई वो पोलिंग से पहले भी हुई, और सियासी जमातों की जोड़ तोड़ भी हुई। बड़े बड़े कारोबारी हजरात को खासकर कराची में पीटीआई की झोली में भी डाला गया, और ये बड़े संगीन इस तरह के इल्जामात भी आए। तो ये सियासी इंजीनियरिंग सिर्फ पोलिंग डे वाली तो ताल्लुक नहीं है। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का किसी हलकों से भी ताल्लुक नहीं होता, वो तो फिर ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज को ही जब इंजीनियर और री इंजीनियर किया जाता है तो उसमें इंजीनियरिंग तो होती है। तो आप फिर भी समझते हैं कि 2018 में पीटीआई जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए 14 सीटें लेकर आई? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने आपको अभी कहा कि 3 हल्के ऐसे हैं जिनके मैं अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ कि वो ऐसे हल्के थे जहां पर पीटीआई का जीतना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि उससे कबल हम पूरे शहर का सर्वे कर चुके थे कि कहां से कौन जीतेगा। तो अब जो है आप समझते हैं कि कौन सी जमात जो है इस वक्त आप समझते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन में सामने आ सकती है, और क्या रुझान है यंग लोगों का, क्या रुझान है कराची के अंदर, और जो मेजर पार्टीज हैं उनके क्या स्कोप है? सबसे पहले अगर हम एमक्यूएम की बात कर लें तो एमक्यूएम का मतलब ये डिसाइड नहीं हो पाया कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं लड़ना। कल जो उन्होंने धड़े अपने आपस में जोड़े हैं दोबारा, उसमें मुस्तफा कमाल एक तरफ बैठे हुए नजर आए, और मुस्तफा कमाल भले से पिछले इलेक्शन में कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी उनकी पाक ज़मीन पार्टी, लेकिन कराची की जो आवाम है उसके अंदर एक बड़े हिस्से में ये हमेशा से एक सोच रही है कि जब मुस्तफा कमाल नाजिम थे तो शहर में बड़े अच्छे रोड भी बनते थे, फ्लाईओवर भी बनते थे, वो उनको एक फायदा था। लेकिन अभी अगर ये बाइकआउट करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी फायदा नहीं होगा उसका। उनकी अपनी मर्जी है, करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बाइकआउट नहीं करते अगर, तब भी ये वैसी एमक्यूएम नहीं आएगी जैसे एमक्यूएम 8 साल पहले वो करती। जब वसीम अख्तर मेयर बने थे उस वक्त इलेक्शन से पहले अल्ताफ हुसैन का हाथ सर पे था किसी न किसी तरीके से, अब वो बिल्कुल नहीं है। और ये वो वक्त है
कि जब एमक्यूएम के पास वो वायलेंस का ऑप्शन भी नहीं है जो पहले इस्तेमाल किया करते थे, जिसके जरिए वो लोगों को रोक सकें। तो एमक्यूएम तो कोई बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता बड़ी दिखाती नजर नहीं आती। हालांकि इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी सीटें होंगी यूसीस में, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के जो कराची में एरियाज हैं, किमाड़ी है, मलीर है, या लियारी के जो ओल्ड सिटी एरिया है, वहां से वो अपनी यूसीस जीतेगी। जो मुझे लगता है ग्राउंड की सूरत हाल देखते हुए वो मुकाबला जो सख्त मुझे नजर आता है, एक तो पीटीआई है, क्योंकि उनकी एक वेव भी अभी चली हुई है, धरने जुलूस, और इमरान खान का अपना भी एक पर्सनल करिश्मा है कराची की अवाम के ऊपर जो हमें नजर भी आता है, जो उनका अपना वोटर है। इसके अलावा जमात इस्लामी जो कि बड़े अरसे से कराची की सराहत से बाहर है ना, एमपी है उनका, मुश्किल से एक सीट निकाली थी लियारी से उन्होंने पिछले इलेक्शन में। एमएनए तो उनका बड़े अरसे से मैंने नहीं देखा। उनके जो मेयर के कैंडिडेट हैं हाफिज नईमुर रहमान, वो दीगर जमात इस्लामी के लीडर रहनुमाओं से बड़े मुख्तलिफ हैं। वो आपको लोगों में खड़े हुए नजर भी आते हैं, आपको सड़कों पर बैठे हुए नजर आएंगे, चाय के होटलों में बैठे हुए नजर आएंगे, सोशल मीडिया सेवी भी हैं और कैंपेन्स भी बड़ी अच्छी चलाते हैं। कि अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने न्यूज एंकर्स को जो है वो जमात इस्लामी के ऊपर लगा दिया कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो वो उनके भी बड़े बड़े जलसे हमने देखने में आए हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो पीटीआई, जमात इस्लामी और अगर एमक्यूएम होती है तो ये तीन जमातें और फिर पीपल्स पार्टी, ये चार जमातें वो बड़ी हैं। लेकिन अगर पीटीआई को माइनस करते हैं तो जाती ख्याल मेरा ये है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी साथ मिलके चाहे तो अपना मेयर ला सकती है, कोई अकेली जमात कोई मेयर कोई भी नहीं ला सकती। और अगर पीटीआई को माइनस ना करें, पीटीआई को माइनस ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी पार्टी मेरे ख्याल से पीटीआई उधर होगी। जिस तरह से हमने पिछले चंद माह में पीटीआई को देखा है वहां पर, जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाकर, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि हमने अभी पंजाब में लड़ाई झगड़े देखे कि नून लीग कहती थी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे एक सोच ये थी कि ये नया वोटर आने वाला है, ये आ चुका है, इससे हमने वोट मांगने। कराची में भी उन्होंने यही अपनी प्लानिंग, जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो यही था कि लोगों के पास जाएं, नए लोगों से बातचीत करें, जो तंग है सुन के कि ये पीपल्स पार्टी ने ऐसा कर दिया या एमक्यूएम ने वैसा कर दिया। तो अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान का करिश्मा है और कुछ करिश्मा भी है, तो ये जो लोकल बॉडी यूनियन काउंसिल लेवल के वोट होते हैं, ये इमरान खान जैसे कौमी लीडर को देख के अब लोग देंगे, या उनके कुछ अपने जेन्युइन मसाइल भी हैं जिनकी बुनियाद पे उनको वोट का फैसला करना चाहिए? कराची के लोगों के यूनियन काउंसिल के मसाइल क्या हैं? क्या वो इमरान खान को देख के वोट देंगे जो उनके गली मोहल्ले आके ठीक कराएगा, सड़कें खंबे टूटियां लगवाएगा? उनके मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि कराची के लोगों के यूनियन काउंसिल के लेवल के मसाइल क्या हैं और किस बुनियाद पे वोट डाले जाएंगे। जहां तक आपने पीटीआई की बात की ना, तो पीटीआई वो मेरी अपनी करियर में वो जो मैंने होश संभाला है, वो पहली मरतबा मैंने देखा कि शहरी सिंध में आके एमक्यूएम को इसने डेंट मारा, किसी भी तरह से मारा, और उनको इतनी सीटें दी, प्रोविंशियल असेंबली की भी, कौमी असेंबली की भी। उसके बाद पीटीआई ने क्या किया वो हम सबके सामने है। वो हम सबके सामने इसलिए क्योंकि उनके लोग सड़कों पर नजर नहीं आते थे, ठीक है। और 11 एमक्यूएम खुद कहती है कि 1100 अरब का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया, हमें कुछ नहीं मिला। नवाज शरीफ के दौर में एक वो ऑरेंज लाइन या मेट्रो कोई बस सर्विस शुरू हुई थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको ठीक करने में कोई 2.5-3 साल लगा दिए उन्होंने, उसके बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। कराची में बिजली के मसाइल थे, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। कराची के अंदर पानी का मसला था, वो अपनी जगह मौजूद है। कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, वो अभी तक टूटी हुई हैं। तो कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो पीटीआई ने फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए हल किया। हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट में थे और कराची के अंदर वो काम कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन चूंकि अब हम एक पोस्ट ट्रुथ एरा में रहते हैं और हम इसे पाकिस्तान का मसला नहीं, हमने अमेरिका में भी देखा, बोरिस जॉनसन को भी देखा, और इटली में भी देखा, स्पेन में भी देखा कि लोगों को फिलहाल सड़क पर जाके हमें पता चलता है इससे फर्क नहीं पड़ता काम किया नहीं किया। वो कहते हैं चूंकि वो इमरान खान हमारा लीडर है और वो हमें बड़ा पसंद है, उसने जो कह दिया हमने मान लिया, हम बस वही करेंगे। तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों की कारकर्दगी कोई मैटर नहीं करती उनके लिए? नहीं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की कारकर्दगी मैटर करती नहीं करती, ये तो सवाल बाद में आता है। पहले सवाल ये है कि क्या एमपी या जो रेमनेस जो इलेक्ट किए थे उन्होंने काम किया? अगर उसके बावजूद भी उनकी वेव है तो क्यों है? ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ अरसे बाद जाकर वो लोग पछताएंगे हमने इनको वोट क्यों दिया, इन्होंने तो काम ही कुछ नहीं किया। अभी फिलहाल हमें कराची में देखते यही लगता है कि जो खास तौर पर जो यंग वोटर है वो उसका जो पलड़ा है वो पीटीआई की तरफ है, और उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके एमपी और एमएलए ने कहा क्या काम किया या इन्होंने पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में क्या काम किया। वो जो उन्होंने एक वो अपनी एक बयानिया पीटीआई ने बना लिया था ना, जो कभी नून लीग के पास हुआ करता था कि हमें निकाला गया या हमें हमारे खिलाफ साजिश की गई या वो एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन हमने मिटा दी है। तो अभी उनके तमाम लोग वोटर्स सपोर्टर्स ये गाना गाते हुए नजर आते हैं आपको कि देखें किसी लीडर ने जो नहीं किया ना वो इमरान खान ने कर दिखाया। कहते हैं क्या
वो कहते हैं कि देखें कि किसी ने भी फौज को उस तरह से, एस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से चैलेंज नहीं किया जिस तरह से इमरान खान कर रहा है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी सिर्फ और सिर्फ उस बयानी पे खड़ी हुई है, और वो इसलिए खड़ी क्योंकि अभी भी हुकूमत से गए हैं वो। एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था कि या जनरल रिटायर्ड बाजवा को किया था? नहीं, ये तो मैं और आप बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं और आप चीजों को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, और एक इंडिपेंडेंट मतलब यूनियन काउंसिल के लेवल पे लोग इतना नहीं समझना किसी भी लेवल पे समझना नहीं चाहते, किसी भी लेवल पे समझना नहीं चाहते। मतलब यूनियन काउंसिल को हटा भी दिया। हमने बाई इलेक्शन देखे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, जो जितने बाई इलेक्शन हुए हमने वहां देखा है कि जो सीटें नून लीग, जहां नून लीग पंजाब के अंदर देखा कि जहां नून लीग बड़ी ऊंची उड़ान भर रही थी, वहां पर परेशानी। अच्छा, कराची का मेयर आपने तो बताया कि चांसेस हैं कि पीटीआई का भी आ सकता है। सबसे बड़ा मसला कराची का है क्या जिसकी बुनियाद पे लोग किसी भी मेयर की कारकर्दगी को जांचेंगे? कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी। कराची का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो कराची, जब आप बात करते हैं लोग कहते हैं कि कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं। अगर आपने इस्लामाबाद में 20 किलोमीटर जाना है ना कहीं, तो आप 20 मिनट या 25 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन कराची का 20 किलोमीटर आपको 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, खान साहब तो कहते हैं कि सड़कों से कौमें तरक्की नहीं करती। तो खान साहब ने बाद में भी बदल भी दिया ना, खान साहब ने मेट्रो बनाई थी पेशावर में जाके। खान साहब ने फिर बाद में कई रोड्स का इफ्तिताह किया था। तो कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें पानी एक है, उसमें तो लेकिन, और फिर पानी के बाद फिर सड़कें एक हैं, फिर बिजली एक है, लेकिन कराची का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम का है। लेकिन क्या लोकल बॉडीज के जो इदारे हैं उनके पास ये वो है पावर्स, वो रोक सकें? कराची में कोई भी पार्टी आए, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, वो उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक ऊपरी इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल आप नहीं करेंगे। एमक्यूएम हो चाहे जमात इस्लामी हो, ये दो पार्टियां हो जिनके मेयर्स कराची में रहे हैं, वो यही शोर करते हैं कि अगर ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती है तो ये ऊपर वाले इख्तियारात हमें मुंतकिल नहीं करते। ना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे हाथ में है, ना कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है। कराची के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसकी जितनी भी अप्रूवल है वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी देती है, और कराची के जो अपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हैं उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो इख्तियारात का ना होना एक सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर इख्तियारात किसी के पास होंगे तो उसके बाद जाके आप सवाल कर सकते हैं उनसे कि आपको इख्तियारात थे, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, इख्तियारात तो हमारे तकरीबन तमाम बड़े सियासतदानों के पास रहे हैं, जो बड़े बड़े वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने उन अख्तियारात का कैसे इस्तेमाल किया, और कराची के मेयर के हाथ में जब ये अख्तियार आएंगे तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी वक्त ही बताएगा। नौजवान सहाफ़ी रोहान अहमद, आपने सुना जो नॉलेज और जो तजुर्बा इनका है कराची के हवाले से, वो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के समझना या जानना शायद बहुत मुश्किल है, मगर यकीनी तौर पे हमारी कोशिश थी कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हो कि कराची की सियासत है क्या, लोकल बॉडीज़ की पॉलिटिक्स क्या है, और कराची के लोग क्या सोचते हैं। और जो 15 जनवरी को इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो फिर उसमें किस किस्म के मुमकिन नताइज हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रोहान अहमद। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।